अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था तारिक ज़बान उर्दू का पहला क्लास। आज हमारा तारिक ज़बान उर्दू का दूसरा क्लास है। आज हम दूसरा क्लास करेंगे तारिक ज़बान उर्दू का। तो चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमने अपभ्रंश तक पढ़ लिया था। जिन्होंने पहला क्लास नहीं देखा है वो जाकर ज़रूर पहला क्लास देखें, क्योंकि जब तक आप पहला क्लास नहीं देखेंगे तब तक आपको आगे का कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि हर क्लास पिछले क्लास से रिलेटेड होता है, मिला हुआ होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो पहले आप पहला क्लास करें, उसके बाद अगला क्लास करें। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अपभ्रंश के बारे तक लाके हमने छोड़ा था आपको। अब हम अपभ्रंश को पढ़ेंगे। अपभ्रंश को 6 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला शोरसेनी, दूसरा मगधी, तीसरा अर्धमगधी, चौथा महाराष्ट्र, पांचवा प्राचीण और छठवां कैकाई। शोरसेनी देखिए, शोरसेनी से 5 बोलियां निकली हैं। खड़ी बोली या हिंदुस्तानी बोली। हिंदुस्तानी बोली या खड़ी बोली एक ही बोली है। दूसरा राजस्थानी बोली, तीसरा पंजाबी, चौथा गुजराती और पांचवा पहाड़ी बोली। उसके बाद मगधी की बारी है। मगधी से 4 बोलियां निकलती हैं। पहला आसामी बोली, दूसरा बंगाली, तीसरा उड़िया और चौथा बिहारी। उसके बाद आता है अर्धमगधी। अर्धमगधी को 3 हिस्सों में इस अर्धमगधी से 3 बोलियां निकलती हैं। अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी। महाराष्ट्र से कुछ खास बोलियां नहीं निकलती, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आता है प्राचीण। प्राचीण से सिंधी निकलता है। एग्जाम में पूछता है कि सिंधी किससे निकला है, तो प्राचीण से निकला है। उसके बाद ये भी पूछता है कि सिंधी किससे का है, तो अपभ्रंश से भी निकला है। कभी कभी बहुत डीप में पूछ देता है, तो ये भी पूछता है कि प्राचीण सिंधी किससे निकला है, तो प्राचीण से निकला है। लहंदा किससे निकला है, तो कैकाई से निकला है। ये सब बोलियां हैं। ये जितने भी हैं ये सब बोलियां हैं। इसके बाद अब हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो अपभ्रंश के बारे में हम जानेंगे। मसूद हसन खान साहब, ये बहुत ही बड़े उर्दू तारीख के बारे में बहुत सारी किताबें इन्होंने लिखा है। तो इनका कहना है, मसूद हसन खान के मुताबिक, जब प्राकृत ने अदबी शक्ल इख्तियार करना शुरू की तो वह आवाम की डगर से परे जा पड़े और आवाम की ज़बान का आधार आगे बढ़ता रहा। इसी बोलचाल की ज़बान को इस अहद के कवायद नौशीनों ने अपने अपभ्रंश कहा है। हिंदुस्तान की जदीद ज़बान की पैदाइश प्राकृतों से नहीं बल्कि अपभ्रंश से हुई है, जिसे 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। मैंने कल बताया था कि प्राकृत से हुआ था, प्राकृत के बाद प्राकृत से अपभ्रंश निकला था। इसे 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है शोरसेनी अपभ्रंश, दूसरा मगधी अपभ्रंश, तीसरा अर्धमगधी अपभ्रंश, चौथा महाराष्ट्रीय अपभ्रंश और पांचवा है प्राचीन या कैकई अपभ्रंश। पहला शोरसेनी अपभ्रंश जो है, यही पहला है। पहला शोरसेनी अपभ्रंश जो है, यह मथुरा के इलाके में बोली जाती थी। शोरसेनी अपभ्रंश मथुरा के इलाका में बोली जाती थी। इससे खड़ी बोली निकली है, जो मौजूदा हिंदी और उर्दू का सरचश्मा है। तो शोरसेनी से अपभ्रंश से निकला है शोरसेनी अपभ्रंश, और शोरसेनी अपभ्रंश से निकला है खड़ी बोली। और खड़ी बोली से ही उर्दू हिंदी की खोज हुई, मतलब ये उर्दू हिंदी खड़ी बोली से ही निकली है। इस अपभ्रंश से राजस्थानी, मशरकी, पंजाबी, गुजराती, पहाड़िया बोली भी निकली हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मगधी अपभ्रंश। मगधी अपभ्रंश से आ जाएगा आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहार की तमाम बोलियां। ये बोलियां लिखा है लेकिन यहाँ पे है बोलियां, इसी से निकली हैं। ठीक। अगला हमारा है अर्धमगधी। तीसरा नंबर पे आ गया है अर्धमगधी। इसमें पूरब की तमाम बोलियां यानी अवधी, इसमें पूरब की तमाम बोलियां यानी अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी वगैरह शामिल है। किसमें शामिल है? अर्धमगधी में। अब अर्धमगधी अपभ्रंश में इसमें कौन सी बोलियां शामिल है? अवधी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी। ये चीज़ हमेशा ख्याल रखिए, ध्यान में रहे।
क्योंकि इन सब से बहुत ज़्यादा सवालात आते हैं एग्ज़ाम में। संस्कृत में जिसको सूबा महाराष्ट्र कहा गया है, यह बराबर का इलाका था, मैंने पीछे शुरू में बताया इसे। वही इसका खास मरकज़ है। जो दक्षिणी बिहार है, इसे भी बराबर का इलाका कहा जाता है। यहाँ पे बराबर की पहाड़ियाँ भी हैं, जो काफ़ी मशहूर इलाका भी है। उसके बाद आता है सबसे आखिर में प्राचीन और कैकई अपभ्रंश। प्राचीन से सिंधी और कैकई से लहंदा निकला है। जिस भाई को पीडीएफ चाहिए वो मुझे संपर्क कर सकता है, कमेंट करें, मैं उसे पीडीएफ भेज दूंगा। आगे चलते हैं। अब थोड़ा अपभ्रंश के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। हम जानते हैं कि अपभ्रंश प्राकृत से होते हुए शोरसेनी से निकली है। अभी मैंने पढ़ाया था। हम जानते हैं कि अपभ्रंश प्राकृत से होते हुए शोरसेनी से निकली है। 10वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमान बड़ी तादाद में शुमाल हिंदुस्तान पहुंचे तो यहाँ अपभ्रंश का दौर चल रहा था, जिससे खड़ी बोली या हिंदुस्तानी बोली निकली है। जब मुसलमान बड़ी तादाद में शुमाल हिंदुस्तान पहुंचे तो उनके साथ फारसी, अरबी भी साथ में आया, क्योंकि जो मुसलमान आए थे ये ईरान के रहने वाले थे और अरब के रहने वाले थे। अरब वासियों में आए थे महमूद गजनवी, ईरान के रहने वालों में आए थे मुग़ल। तो ये इन लोगों की वजह से हिंदुस्तान में जो उर्दू का इजाद हुआ है, बहुत बड़ा हाथ है किसमें? उर्दू में, फारसी और अरबी का। तो इनके साथ फारसी अरबी अल्फाज भी आया, जो खड़ी बोली या हिंदुस्तानी बोली में शामिल होने लगा। ये लोग जब आए थे हिंदुस्तान में, उस समय हिंदुस्तान में खड़ी बोली बोली जाती थी इस इलाके में। हिंदुस्तान के जो अभी हमारा उत्तर और पश्चिम का जो इलाका है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा खड़ी बोली बोली जाती थी। और इसी खड़ी बोली से अरबी फारसी मिलकर उर्दू का शक्ल अख्तियार करता है धीरे धीरे। आगे चलते हैं। क्योंकि यह पंजाब से होते हुए दिल्ली तक पहुंचा और मकामी बाशिंदों से इसकी मेल जोल हुई, इस नई ज़बान की इमारत उठती चली जाती है। इस नई ज़बान को पहले हिंदी, फिर हिंदवी और रेख्ता वगैरह के नाम से भी जाना गया और फिर बाद में इसे उर्दू नाम मिला। आप देख रहे हैं कि कितना धीरे धीरे, कितना आराम से कई सौ साल में एक ज़बान का आगाज़ होता है, शुरुआत होती है। एक ज़बान बनने में कई सौ साल लगते हैं और इसे कई नाम भी बदले गए। इसे पहले हिंदी कहा गया, फिर हिंदवी कहा गया, फिर रेख्ता, उसके बाद ये आखिर में उर्दू न बना। तो इस एग्ज़ाम में पूछता भी है कि रेख्ता किस ज़बान से मुताल्लिक है, तो ये उर्दू ज़बान से मुताल्लिक है। यह मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे जदीद हिंद आर्यई। हमने जदीद और कदीम पढ़ा था, मध्य पढ़ लिया था। अब हम जदीद पढ़ेंगे। जदीद हिंद आर्यई उर्दू, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, अवधी, राजस्थानी, बंगाली, आसामी, उड़िया, मराठी और सिंधी जदीद हिंद आर्यई ज़बान कहलाते हैं। यानी जदीद हिंद आर्यई ज़बान में कितने ज़बान आ गए? उर्दू आ गया, हिंदी आ गया, गुजराती आ गया, पंजाबी आ गया, अवधी आ गया, राजस्थानी आ गया, बंगाली आ गया, आसामी आ गया, उड़िया आ गया, मराठी और सिंधी भी इसमें आ गए। इसे जदीद हिंद आर्यई ज़बान में ये सब शामिल है। सिंधी सिंधी ज़बान हिंदुस्तान में देवनागरी और पाकिस्तान में अरबी रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। अच्छा, और उर्दू जो है हिंदुस्तान में नस्तालिक लिपि में, नस्तालिक रस्मुल ख़त में लिखी जाती है। हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है। ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे लहंदा या मगरबी पश्चिम की ज़बान में इसका अपना रस्मुल ख़त है।
जिसे लहंदा कहते हैं, लेकिन यह अमूमन फ़ारसी रस्मुल ख़त से निकला है। जो लहंदा है ज़बान पंजाब में ये बोली जाती है और उसकी रस्मुल ख़त भी लहंदा है, और इसे किससे निकला है? फ़ारसी ज़बान से ये निकला हुआ है। अगला हमारा है मगरिबी हिंदी। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियां हैं। मशरिक, मगरिब। मगरिब मतलब पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। पहली खड़ी बोली, दूसरा खड़ी बोली को ही हिंदी बोली भी कहते हैं, हिंदुस्तानी बोली भी कहते हैं। दूसरा हरियाणवी, तीसरा ब्रजभाषा, चौथा कन्नौजी और पांचवा बुंदेली। ये बुंदेली भाषा जो है, ये ज़बान जो है, ये बोली जो है, ये कहाँ बोली जाती है? दिल्ली के इलाके में बोली जाती है बुंदेली। मगरिबी हिंदी में 5 थी। खड़ी बोली थी। अच्छा, खड़ी बोली कहाँ से निकली? खड़ी बोली को पीछा नहीं छोड़ना है। खड़ी बोली हमेशा याद रखना है। खड़ी बोली कहाँ की है? मगरिबी हिंद की। मगरिबी हिंद यानी ये दिल्ली के क्षेत्र इलाके की खास बोली है खड़ी बोली। खड़ी बोली को ही हिंदुस्तानी बोली भी कहते हैं। ये भी बहुत बार पूछा आ गया है सब एग्जाम में। खड़ी बोली में उसके बाद आता है मगरिबी हिंद में हरियाणवी है, ब्रज भाषा है, कन्नौजी है और बुंदेली है। उसके बाद आता है मशरकी हिंद यानी पूर्वी भारत का। इसमें मगधी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी की बोलियां हैं, जो बिहार और छत्तीसगढ़ में खासकर से बोली जाती हैं और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। अवधी लखनऊ, फैज़ाबाद, इलाहाबाद में बोली जाती है। अवधी में जायसी की पद्मावत और तुलसीदास की रामचरितमानस जैसी शाहकार मिलती हैं। जायसी एक वो मूवी आई थी पद्मावत, जिसने आपने देखा होगा। वो एक किताब है जिसने जायसी ने लिखा है, एक मनगढ़ंत कहानी है। इसमें हकीकत कुछ नहीं है, बहुत हकीकत से बहुत परे है। वो अलाउद्दीन खिलजी के 200-300 साल के बाद वो लिखा गया था कहानी, तो उससे वो हकीकत से बहुत परे है। उसमें बहुत सारी जोड़ी गई हैं, वो हकीकत कहानी नहीं है। बहुत सारे उलझुल उसमें बातें लिखी गई हैं। और जो पद्मावत मूवी भी बनी है वो भी उस किताब के आधार पर नहीं बनी है, किताब के से अलग ही बना है। आगे चलते हैं। अच्छा, ये रामचरितमानस इसको लिखा है तुलसीदास जी ने, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद अगला आएगा हमारा और आखिरी बघेली। बघेली बघेली ये बुंदेलखंड की बोली है। इसमें छत्तीसगढ़ी, मशरकी मध्य प्रदेश की बोली है। इसमें मराठी और उड़िया का असर दिखता है। आज का क्लास हमारा यहीं तक है। आप लोग इसको ज़रूर रिवाइज करिए, 2 बार 3 बार देखते रहिए। जब तक आप जितने बार आप देखेंगे आपको उतना फ़ायदा होगा। और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।